बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट केयर। इस चैनल पे हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आई जाएं और आवाम का मसला इस वक्त बहुत सख्त और संगीन हो चुका है। जब से गाड़ियाँ महंगी नहीं बहुत महंगी हो चुकी हैं तो बाइंग पावर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, क्योंकि इनकम उतनी है, चीज़ें महंगी हो चुकी हैं तो वो आउट ऑफ रीच हो चुका है। हर मामले में हर फील्ड में यही हिसाब है, लेकिन चूंकि हम लोग कनेक्टेड हैं ऑटो इंडस्ट्री से तो ऑटो इंडस्ट्री की ही बात करेंगे। इंसैनली एक्सपेंसिव हो चुकी हैं चीज़ें, ख़रीदना भी एक अजाब है। और नॉर्मल बंदा जो आज से 4 साल पहले एक बेहतरीन गाड़ी ख़रीद सकता था, उसी गिवन सैलरी में आज की डेट में लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। इसमें फिर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सैलरीड पर्सन और एक होता है बिजनेसमैन। दोनों का अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में कि यार विच वन इज़ बेटर, और इस्लामिक बैंकिंग आपको क्या क्या ऑफ़र कर रही है और कैसे आपको मतलब आसानी के साथ आपकी ड्रीम कार या ड्रीम कमर्शियल व्हीकल आपको दिलवा सकती है। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो अंत तक आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। इनफैक्ट लेट्स टॉक उमर पे हम ऑलरेडी एक तफसीलन वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने एक इस्लामिक स्कॉलर को बुलाया था, दावत दी थी और उन्होंने बड़ी तफसील से इस्लामिक बैंकिंग के हक़ में बात की थी कि क्यों ये जायज़ है और इसमें कोई सूद का एलिमेंट नहीं होता। तो इस वजह से आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को स्किप करेंगे क्योंकि उस पर मुफस्सल वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो अगर आपके जहन में शकूक शुबात है और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज हमारे मेहमान हैं सैयद अदनान गौहर साहब। इनसे हम गपशप करते हैं और पूछते हैं कि एक सैलरीड बंदा या बिजनेसमैन कैसे अप्लाई कर सकता है इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू एक गाड़ी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। आप सुनाए ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अदनान भाई, आप सुन ही चुके हैं ऑलरेडी हमने जो बात की। आज हम आए हैं आपके पास, आ, एक सैलरीड बंदा है और एक बिजनेसमैन है, बट बिजनेस की भी नेचर्स होते हैं। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस होते हैं, कुछ स्मॉल बिजनेस होते हैं, मीडियम बिजनेस होते हैं। इसी तरह क्लासिफाइड है आपके जो सैलरीड तबका भी है, सरकारी भी है, नीम सरकारी भी है और प्राइवेट जो लोग जॉब करते हैं वो भी है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपसे नेचर पूछूंगा एप्लीकेशन की कि कैसे एलिजिबल होता है बंदा, मुझे इस्लामिक बैंकारी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे देते हैं गाड़ी। इस्लामिक बैंकिंग में थोड़ा सा इस तरह होता है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो लोग ज़्यादातर हलाल की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें हम हलाल की तरफ उनको बताते हैं कि ज़्यादातर लोग आजकल जो आने वाला जो दौर है वो है इस्लामिक बैंकिंग का। वैसे आपको बताइए, सही। तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पे एक हमारे मुफ्ती साहिबान का एक पैनल बैठ होता है, उसमें जो भी इन आउट जो भी इसमें रद्द-बदल होती है इस्लामिक बैंकिंग के हिसाब से वो हमें गाइड कर लेते हैं। ठीक है। हमारी जो गाड़ी होती है इस्लामिक बैंकिंग वो हम देते हैं रेंटल बेस पे, ठीक है। जबकि कन्वेंशनल सिस्टम में होता है कि उसमें ये वो कस्टमर के नाम पे लीज हो जाती है, उसके नाम पे लोन क्रिएट हो जाता है। इसमें जो कुछ बैंक अपने पास रखता है ठीक है। और उस वक्त तक ये कस्टमर के पास एक रेंटल बेस पे चल रही होती है, मतलब रेंटल बेस पे। रेंटल बेस पे ठीक है। और हम यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग में वर्ड यूज़ करते हैं इजारा। ठीक है। इजारा ये एक सही। इस्लामिक नेम है। ठीक है, तो आप हमारी वो जब भी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएंगे तो हम यहाँ पे ऑटो लोन नहीं करते, हम इसको कहते हैं कार इजारा। कार जा रहा कार इजारा, ठीक है। उसमें बेसिकली जो उसमें जो फतवा है उसमें ये बताया गया कि ये कस्टमर से हम रेंटल बेस पे कहते हैं। जैसे कोई कस्टमर है 2-3 महीने के लिए रेंट पे गाड़ी ले रहे हैं तो इसी तरह वो उसका रेंटल पे करता है, तो वो दूसरे बैंक्स में ये तो इंस्टॉलमेंट होती है तो यहाँ पे उसका रेंटल पे करना पड़ता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरा ये जो आपने कहा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी होगा, उसका 18 साल का CNIC जो भी है वो होना मस्ट है। ठीक है। उसके बाद अगर वो सैलरीड है तो उसकी मतलब सैलरी उसकी मिनिमम इतनी होनी चाहिए। आजकल के दौर में आपको पता है गाड़ियाँ थोड़ी सी काफ़ी मार्केट प्राइस राइज हो गई हैं, तो उसमें उसकी सैलरी एटलीस्ट 70-80 से होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए। आजकल जो पाकिस्तान में सबसे जो लोएस्ट रेट है 27 लाख समथिंग का जो है वो सुजुकी कार जा रही है।
ठीक है, उसकी हम जो बनाते तो वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का प्लान कर लेते हैं, उसमें उसका 76,000 इस पर मंथ बन जाती है। तो एटलीस्ट 1 लाख तक उसकी गवर्नमेंट वाले की जो या दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उसकी 1 लाख एटलीस्ट सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है हमें। अच्छा, उसका उस जहाँ पे उसका बैंक का उसका वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। वेरी गुड। मैं यहाँ पे कथा कलामी करूँगा, ये ज़रूरी है कि आप ही के बैंक की स्टेटमेंट हो या किसी भी नहीं बैंक की चल जाएगी? वट एवर, कोई भी बैंक है, आप उसकी इवन कि आप कन्वेंशनल की भी ले गए, हम अच्छा। उसको भी डील करते हैं। ठीक है, बस बैंक उसका वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो सकता। लाजमी, हाँ, वो उसकी बैंक की वेरीफाइड स्टैम्प मतलब सॉरी स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें इन आउट इतना होना चाहिए कि वो बैंक की क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो। वो क्या क्राइटेरिया, मेरी अभी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे एटलीस्ट आपके पास 6 से 7 लाख रुपया 6 माह तक आपका पड़ा रहे बैंक में, ताकि एवरेज आपकी जल्दी हो। एवरेज अलग चीज़ है। ठीक है, देखिए, ऐसे कस्टमर्स भी हमारे पास हैं जहाँ पे उनके लाखों रुपए पड़े हैं अकाउंट में, ठीक है, बट बैंक उनको भी गाड़ी नहीं देता। मतलब बैंक ये देखते हैं कि कस्टमर मंथली ब्रांच विजिट करता है, आ रहा है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, बट वो फॉरेन कंट्री में है या वो आती नहीं बैंक को। तो मतलब बैंक अगर ऐसे कस्टमर को गाड़ी दे देते तो कल वो इंस्टॉलमेंट टाइमली जमा ना कर पाए तो बैंक सॉरी इनको गाड़ी नहीं करता। ठीक है, इतनी लाखों की ट्रांजेक्शन भी नहीं चाहिए, बस इतना हो कि बैंक को उसका अकाउंट तो उसका एक्टिव चल रहा हो, अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा हो। ठीक। तो मैंने आपको बताया सैलरी के लिए अभी तो पहले तो ईजी था, अभी जैसे कि मार्केट में मैंने कहा ना कि हमारा वो पैसा डिवैल्यू हो गया है, हमारी गाड़ी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं, तो उस हिसाब से तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिक्स है। फिर भी अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा बैंक काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है। फिर दूसरा ये कि जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी 6 मंथ की स्टेटमेंट रही है, उनकी कोई जो उनका बिजनेस है उस हिसाब से उनकी ट्रांजैक्शन, मतलब अब 6 मंथ की ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट 60-50 लाख के राउंड अबाउट होनी चाहिए, इन आउट जो भी है। ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका वो बिजनेस वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं। फिर हम अगर हमारा कस्टमर है तो हम उसको बड़ी इजीली अप्रोच कर लेते हैं। उसका वो अगर उसकी शॉप है तो उसका वो लग जाएगा रेंट एग्रीमेंट। दूसरा ये कि एनटीएन होना मतलब मस्ट नहीं है, लेकिन वो कस्टमर की मर्जी है। लेकिन एनटीएन अगर 1 साल पुराना है तो फिर वो बिजनेस वेरिफिकेशन की ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब 2-4-5 चीज़ें वो ऑन द स्पॉट हो हो जाती जाती हैं, हैं, हो चेक हो जाता है सारा कुछ। बाजार ये कि मैं इस्लामिक बैंकिंग को खुद भी पसंद करता हूँ, और ठीक है, हमारे यहाँ के लोगों का जो जहन बना वो इस्लामिक बैंकिंग ये भी है कि हम मुसलमान हैं। एग्जैक्टली। उस तरफ जिस हमारे दूसरी साइड पे जो बैंक्स है उससे इस्लामिक बैंकिंग को लोग भी खुद पसंद करते हैं। सर हमें यह बात बताइएगा कि वाई शुड वी गो टू एनी बैंक, जबकि बाहर कंपनीज भी हैं और कुछ प्राइवेट लोग भी हैं जो कि वो भी किस्तों पे ही दे रहे हैं गाड़ियाँ। ठीक है, और उसमें यह है कि वो रिलैक्स भी कर देते हैं, 1 महीना ना हुई दूसरे महीने दे देना यार, वो हिसाब किताब ऐसे हो जाता है। तो लोग इजी समझते हैं, वो ज़्यादा एक्सेसिबल हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लवाजमात उनके नहीं होते कि बैंक स्टेटमेंट भी लेके आओ, ये भी करो, वो भी करो, तो वो इजीली गाड़ियाँ दे देते हैं। तो हम उन्हें छोड़ के आपके पास क्यों आए? एक्चुअली जो आपने बात की उसमें अक्सर मसले मसाइल भी होते हैं। देखें, जो बैंक के अंदर कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन होती है उसका रिकॉर्ड होता है। अब बाहर आप किसी शोरूम से गाड़ी ले लेते हैं, उसको आपके इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, कल वो गाड़ी हिट हो जाती है या कुछ अक्सर वो लोग भी हमारे पास आते हैं, कहते हैं वो उस टाइम उन्होंने हिडन चार्जेस बताए नहीं, एट द एंड उन्होंने हाँ, चीज़ें बता दी। एग्जैक्टली। लेकिन वो बैंक्स जो कुछ गाड़ी देते हैं उसके स्टार्ट में आपका एक वो बनता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें सब चीज़ें उसकी मेंशन होती है, ये उसके ये चार्जेस हैं पर मंथ, ये चार्जेस हैं, इसका फलां ये फलां हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस। को हमारा बैंक को भी हिडन चार्जेस नहीं लगाता। ठीक है। अब दूसरे बैंक्स में ये होता है कि इस्लामिक बैंकिंग मुझे तब पसंद है कि आपकी जैसे गाड़ी आज हमने आपका केस पुट कर दी है, आपका केस होता है 3 मंथ बाद अप्रूव होता है, जो आपको गाड़ी डिलीवर होती है उस टाइम तक आपने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं दी। कोई किस्त नहीं देंगे। दूसरे बैंक्स में ये कन्वेंशनल साइड पे उसमें आपकी गाड़ी आज अप्रूव होती है तो आपको रेंटल फाइन से पहले तो आपको फिर रेंट उसका जो भी इंस्टॉलमेंट वहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अक्सर कस्टमर नाराज होता है कि भाई मेरे पास गाड़ी अभी तक आई नहीं है, पोजीशन ही तो नहीं। नहीं है, और मुझे इंस्टॉलमेंट खाम है 3 हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं, काफ़ी कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो हमें बताते हैं। फिर हमारे बैंक की यही मतलब इस्लामिक बैंकिंग में यही अच्छी चीज़ है कि जब तक गाड़ी आपके पास नहीं आती है आप उस वक्त तक इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे या रेंट नहीं देंगे। और उसके एक
आपको गाड़ी मिलने के 1 मंथ के बाद आपका रेंटल स्टार्ट होता है। मतलब वो पहला महीना भी फ्री है। पहला महीना फ्री होता है आपको, उसमें अगर 5 तारीख या 15 तारीख के बाद आपको गाड़ी डिलीवर होती है तो उसमें आपको ये 15 डेज़ के वो और अगला पूरा मंथ फ्री, उसके बाद आपका रेंट स्टार्ट होता है। अच्छा जी। well, और अगर 5 से पहले तो आपको वो गाड़ी इस जो वो मंथ आपने फ्री करना, मतलब उसमें इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किया, रेंट जमा नहीं करना, ठीक है। उसके नेक्स्ट मंथ में आपने वो करना है। तो कस्टमर इस चीज़ को थोड़ा सा पसंद करते हैं। फिर दूसरा ये है कि बैंक की गाड़ी तब अच्छी है एज़ पर जो आपने कहा शोरूम सर्विस। एक तो ये एडिंग चार्जेस कुछ नहीं होते, दूसरा ये कि गाड़ी इंश्योर्ड होती है, आपकी गाड़ी एनी टाइम किसी जगह पे मतलब एक्सीडेंट हाँ गाड़ी ये चलती है, कुछ भी चलती है हो तो सकता है। उस पर बैंक आपकी, क्योंकि आप इंश्योरेंस पे कर रहे होते हैं। पहले जो जहाँ पे गाड़ी आपकी हिट होगी तो वहीं पे खड़ी करनी पे हाँ, आपने नहीं, आपने अपने बैंक को आपका जो भी है वहाँ पे, मैं इमरान ने जरा जो भी उसको बता दें मेरी गाड़ी हिट हो गई है कुछ भी हो गया, तो वो आपको उस जो आपके विद इन द सिटी जो भी नज़दीक जिन्हें आपका जो है गाड़ी ब्रांच का, है। आपने वहाँ पे भेज देना है। वहाँ पे वो गाड़ी के वो जो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मतलब इजीली बैंक जाने और वो हो वर्कशॉप जाते जाने हैं, वो हो जाते हैं ये चीज़ें आपको। फिर हमारी गाड़ी जो होती है वो हम आपको नंबर लगा के देते हैं। दूसरे बैंक्स में ये होता है कि जब आपकी गाड़ी अप्रूव होती है, कस्टमर समझता है कि मेरी गाड़ी के ये जो मैंने डाउन पेमेंट की यही सब चार्ज है। जब आखिर में जब गाड़ी अप्रूव होने, जब कस्टमर खुशी से गाड़ी ले जाता है वहाँ पे कहते हैं जी आप नंबर प्लेट की पेमेंट आपने अभी करनी है। जब इस्लामिक बैंकिंग में ये होता है कि जो डाउन पेमेंट कर दी उसके बाद आपने नंबर प्लेट के और कुछ किसी चीज़ की पेमेंट नहीं वो करनी, बैंक लगा वो बैंक करता है। ठीक है। तो वो जो हमारा कार्ड होता है वो हमें मिलेगा जब हम पे ऑफ कर देंगे गाड़ी, जी बिल्कुल। वो तब हमारे नाम पे एलिजिबल हो जाएंगे। मोस्ट में ये होता है, देखें जो कन्वेंशन में होती है वो गाड़ी होती है कस्टमर के नाम पे लोन क्रिएट होता है, अच्छा वो डायरेक्ट उसको एड करता है ना, तो वो जब उसके साथ इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाती है तो वो कस्टमर अपने नाम पे गाड़ी डायरेक्ट हो जाती है उसकी। इस्लामिक बैंक में ये होता है कि जब आपकी गाड़ी बैंक के नाम पे होती है, रेंट बेस पे चल रही है, लाइक आपको किसी कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, आप चला रहे हैं, रेंट देते जा रहे हैं, इस पे सबसे बड़ा ये सब चीज़ें इसलिए की कि अगर बैंक आपके नाम पे लोन क्रिएट करके आपको ये इन्वॉल्व कर दे तो फिर इस्लामिक बैंकिंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा बैंक आपको आखिर में ये हो जाता है कि जो जब आपके 5 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी प्लान आपने लिए उस टाइम एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसमें आपको बैंक हिबा कर लेता है। हिबा कर लेते हैं। हिबा इज़ द मीन कि बैंक आपको तोहफा देते हैं। तो फिर उसके बाद एंड में गाड़ी आपको हो जाती है और आप अपने नाम पे बैंक आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बस इस तरह। ये जो प्लान होगा इस थ्रू आउट द प्लान टिल द पे ऑफ ये बैंक के नाम पे होगी गाड़ी। ये टिल बैंक के नाम पे एक अच्छा की आपके पास होगी, एक की हमारे पास होगी, ठीक है, और इस तरह से सही होगा। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये गाड़ी लगने वाली जो बात है, अक्सर हमने यूट्यूब पे टिकटॉक पे वीडियोस देखी हैं, वो पीछे डंडा रख के गाड़ी को रिवर्स करके डिग्गी खुद तोड़ रहे होते हैं, तो वो जाके क्लेम कर लेते हैं। तो ये एक तो ये बताएं कि लिमिट क्या है इंश्योरेंस की, कि कितनी परसेंट इंश्योर्ड कर रहे हैं आप गाड़ी को। फिर दूसरा ये जो फेकरीज होती हैं जो लोग फेक करते हैं कि एक्सीडेंट हो गया ये वो, इनको भी एंटरटेन करते हैं आप लोग, या वो दूसरी डायरेक्ट अगर आप जाते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो आप वाली बात है कि वो गाड़ी चाहे वो कुआं पे ही खड़ी हो, पिक्चर्स में हो। बैंक का ये सीन नहीं होता, तो बैंक के साथ ये हाथ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि कितने परसेंट तक गाड़ी हिट हो तो वो बैंक कहता है हम करवा देंगे, या इससे आगे अब कस्टमर भी पे करेगा, वो क्या सीन है? देखिए उसमें ये होता है कि माइनर सी टचअप हैं तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप हमारे ऐसे कस्टमर्स भी हैं, हम उनको एंटरटेन करते हैं। हर 3-4 महीने हमारा एक कस्टमर था जिसको हर 3-4 महीने में गाड़ी रगड़ लेता था, टचअप होते थे, वो हम एंटरटेन करते। अगर मेजर एक्सीडेंट हो गया उसका तरीका मेजर एक्सीडेंट मतलब गाड़ी लॉस हो गई है टोटल, या गाड़ी के मतलब वो अब 7-8-10 लाख का मतलब वो अब वो रोड एक्सीडेंट पे अब एक छोटा बम्पर टूटने और पूरी गाड़ी टूटने में फ़र्क है ना। Exactly. बम्पर टूट गया तो मतलब अब हम कस्टमर को नहीं बोलते कि वहाँ भी खड़ी करे और वहीं पिक्चर निकाले, तो मतलब ये नहीं है। जब गाड़ी टोटली लॉस हो जाती है रोड पे, वो फुल एक्सीडेंट होते, अब बिलफर्ज लाइक इस्लामाबाद में गाड़ी हिट हो गई है तो लाजमी बात है वो रोड एक्सीडेंट वो उसमें आना जो भी सब बात हो गए। आप उसमें सारा वो रिपोर्ट लगानी पड़ती है। ठीक है, वो रिपोर्ट लगा के आपने बैंक को देनी होती है, फिर बैंक आपके इंश्योरेंस जो कंपनी है उसको बताता है, मतलब चीज़ें सारी लीगल शो करना पड़ती हैं। लेकिन अब कोई बंदा फेक में शीशे ही तोड़ सकता है, ये बम्पर तोड़ सकता छोटा मोटा ही है। करेगा। तो जब पूरी गाड़ी हिट होती है इट मीन्स कि वो रोड पे, तो वो रोड पे थोड़ा सा वो हमें फिर
चीज़ें थोड़ी सी लीगल देखना पड़ती हैं, वो देख के वो चीज़ें तो बैंक काफ़ी सपोर्ट करता है हमारा माशाल्लाह से। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, उसने स्विफ्ट निकलवाई थी गालिबन, और 3 साल का प्लान था। तीसरे साल उसकी गाड़ी ख़त्म हो गई। वो इस्लामाबाद जा रहा था, तो टोटल लॉस होगी वो गाड़ी। सही। था बैंक अल्फला का वो कस्टमर था, उसे पूरी गाड़ी रिप्लेस करके दी गई। सही। रिप्लेस तो नहीं, नई गाड़ी दी, क्योंकि वो उसमें इंश्योरेंस में आ रहा था। मेरा सवाल ये है आपसे, और ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है, कि पहले साल तो 100% कवर्ड होती है गाड़ी, सही। सेकेंड ईयर 80% होती है, 80%, थर्ड ईयर 70% भी जाती है। 70%। तो अब उस कस्टमर पे भी पेनल्टी पड़ी होगी। देखिए, अगर कस्टमर ने पहले साल उसकी फुल एक्सीडेंट में चली गई है तो कुछ माइनर सा उसको पे करना पड़ता है। पहले साल भी पहले मतलब वो गाड़ी फुल लॉस की सूरत में ना, मतलब फुल लॉस हो गई है तो छोटा मोटा मतलब 2-3-4 लाख खर्चे पे तो बैंक उसको नहीं इन्वॉल्व करता पहले उसमें, मतलब उसमें माइनर से 7-8 हज़ार से कुछ परसेंटेज सी होती है पहले साल में भी। ठीक। तो जब सेकंड ईयर में जाती है तो मतलब 80% जो आपने बताया है, जी, तो वो उसमें अब बिल बनता है 4 लाख का, तो उसमें से आप 80% बैंक ने मतलब इंश्योरेंस कंपनी दे दी है, तो 20% 4 लाख आप साल देंगे, वो कस्टमर पे आ जाएगा। हाँ। लेकिन ये चीज़ अक्सर कस्टमर्स कहते हैं ना कि हमें जी 5 ईयर में ये इंश्योरेंस पड़ जाती है 2-2.5 लाख की। मैं लेकिन आप इस फैसिलिटी को भी देखें ना, अगर गाड़ी देखें रोड पे आजकल एक्सीडेंट होते रहते हैं, अपनी गलती नहीं लेकिन दूसरी गलती से, तो मैं जो बंदा भी गाड़ी ले रहा है उसको ये कहना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस बहुत लाजमी है आजकल के टाइम में। आजकल गाड़ी मतलब आपकी गलती नहीं है, किसी जगह आपने खड़ी की, ऊपर से ब्लॉक गिर गए, दीवार गिर गई, कुछ भी हो गया, तो उसमें ये इंश्योरेंस का बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, यहाँ पे अगला सवाल मेरा इनसे नहीं होगा, वो हम रखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, जब हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से बात करेंगे। वो ये है कि यू नेम इट, देर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज जो कि क्लेम लेती नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना ये कस्टमर की गलती है सारा कुछ, तो इनसे पूछना वो रेलिवेंट नहीं है। वो रेलिवेंट बंदे होंगे तो उनसे डेफिनेटली हम क्वेश्चन करेंगे ये। तो फ़िलहाल जो हमने इनसे पूछना है, अब आते हैं मेन मुद्दे की जानिब कि सर हमें ये बताइएगा अप्लाई करें कैसे, क्या प्रोसेस है उसका, और ये जो ड्यूरेशन है, द डे आई अप्लाई फॉर इट एंड द डे आई गेट द कार, कितना टाइम लगता है उसमें? देखिए, ये टोटल टाइम हमारा जो है 1 वीक होता है। 7 डेज़ में हम गाड़ी नॉर्मली डिलीवर कर लेते हैं, अगर सब चीज़ें जेन्युइन है। 7 दिन गाड़ी इन। मतलब इससे भी अर्ली हमारी बड़ी फास्ट बैंकिंग है। अगर बंदे ने स्टेटमेंट दे दी, अपनी सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी जो जो हमें रिक्वायर्ड है, तो उसमें 2 दिन लॉगिन में लग गए, तीसरे दिन जाके ये आपको कॉल वेरिफिकेशन आ जाती है। अगर गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है तो आपको मैंने 3 दिन में भी गाड़ी कस्टमर्स को दी है। मैंने 4 दिन में ली थी आप ही से। आप शायद मुझसे ली थी आप। हाँ, आप ही ने मेरा केस किया था। हाँ जी। 4 महीने में और 4 दिन वो में मेरी लाइफ का सबसे फास्टेस्ट। फास्टेस्ट के आपने मुझे कहा था मुझे अभी जाओ, मार्केट में गाड़ी अवेलेबल भी थी आपकी, आपका केस शाम को बुक किया था और 4th डे आपको गाड़ी डिलीवर कर दी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तानी कोई भी है, हर बंदा अप्लाई कर सकता है 18 ईयर्स अबव हो। वो। और अच्छा, ये आगे लिमिट है कि 18 तो हो गया, स्टार्टिंग हो गया ना, तो आगे का हाथ तक 65 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर, 60 ईयर्स। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज़ में। अक्सर ये होता है कि हमारे पास अक्सर एक चीज़ में मसले मसाइल आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा भाई फॉरेन में बैठा है और यहाँ पे अपने भाई के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी है, महीने को 3 लाख भेजा, 4 लाख भेजा, फिर भी गाड़ी बैंक उसको नहीं दे रहा। उसमें वजह ये ना, अक्सर हमारे कस्टमर नाराज़ हो गए कि मेरी स्टेटमेंट लाखों की बनी हुई है, मेरे हर महीने में मेरा भाई 4 लाख 5 लाख भेज रहा है और मेरी पैसे भी अकाउंट में पड़े हैं, एवरेज भी बड़ी ठीक है, सब कुछ है, फिर बैंक मुझे गाड़ी क्यों दे रहा है? उसमें एक रीज़न ये है कि वो पैसे वो भाई के नाम पे पैसे भेज रहे हैं, तो वो गाड़ी फिर नहीं हो सकती, क्योंकि वो पैसे वालदेन के लिए भेज होगा, वट एवर किसी घर के पर्पज़ के लिए भेज होगा। कस्टमर ने खुद नहीं बनाए हुए वो पैसे, कम पैसे नहीं। अगर हाँ, इसमें मैं सोर्स ऑफ इनकम इसमें थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ा सा करूँ, ये बड़ी इजी है और मतलब कन्फ्यूजन थोड़ी सी मैं कस्टमर्स की दूर कर दूँ कि इसमें इस तरह करें, जो भाई आपको या बेटा या किसी का वो अपने फादर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज रहे हैं तो फादर यहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है। मदर के नाम पे करते हैं ले सकते हैं, वाइफ के नाम पे करते हैं वाइफ ले सकती है,
भाई बहन के नाम पे पैसे भेजेंगे, भले वो करोड़ों की स्टेटमेंट बन गई और पैसे भी पड़े, बहन या भाई को गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को पैसे भेजे तो वो वाइफ यहाँ से गाड़ी ले सकती है, क्योंकि वो पैसे वाइफ की हैं, वो भेज यूज़ है। जो आपको पता है कि हमारे भाई भी बाहर हैं, वो अगर पैसे भेजे तो इट मीन्स कि वो घर में यहाँ पे कोई बड़ा भाई है, उसको बड़ा है, वो पैसे निकाल के घर में देगा, या उस मिसेज है या वो मैरिड है तो वो उसको देगा। तो वो बेहतर ये है कि वो जब भी गाड़ी की अप्लाई करे वो अपने वालदेन के साथ अकाउंट खोल दे, या वालदा या वालिद को अकाउंट कर दे अपनी वाइफ, अगर मैरिड है तो वाइफ के साथ, अगर औरत है तो वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे नॉमिनेट कर दे। तो इस तरह ये गाड़ी फॉरेन के वाले के लिए एक रिक्वायरमेंट लाजमी है। ठीक है। तो फॉरेनर खुद नहीं अप्लाई कर सकते? फॉरेनर हमारी बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई। वो कैसे? हमारी वो रोशन डिजिटल कार पे चल जाए, बड़ा इजी तरीके है इस पर। वो मैं आपको फिर कभी किसी टाइम पे ब्रीफ करूँगा। मतलब आप अपना फॉरेन रोशन डिजिटल अकाउंट में आप अपने ट्रांजेक्शन करने, आप उस पर पैसे डाल दें, और आप अपने हमारी वेबसाइट पे चले जाएं रोशन डिजिटल कार की, और अपने थोड़ा सा अकाउंट में उस पर 3-4 एंट्री करना पड़ती हैं, तो वो गाड़ी वहाँ से फ्लाई होगी, वहीं से सब कुछ होगा, वहीं से वो सब चीज़ें या और वहाँ से वो नॉमिनेट। अब बंदा दुबई बैठा है, रोशन डिजिटल कार वहाँ पे हमारे साथ उसका अकाउंट चल रहा है, ठीक है, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू वो उनसे गाड़ी लेना चाह रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह करेगा कि वो वहाँ से किसी को नॉमिनेट करेगा, अपनी वालदा को कर रहा है, भाई को कर रहा है, या किसी को भी वाल सब कर रहा है, तो गाड़ी वहाँ से वो वेबसाइट पे अप्लाई करेगा। हमारे जो बैंकर्स हैं वहाँ से उसका डील कर लेंगे जो भी है, फिर वो गाड़ी उसको यहाँ पे वो जो बंदा नॉमिनेट होगा वहाँ से यहाँ से डिलीवर हो जाएगी। पेंशनर जो लोग हैं, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि एक पेंशनर आदमी है, वो पहले तो एलिजिबल है कि नहीं, अगर है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? पेंशन भी ले सकता है गाड़ी, अगर वो गवर्नमेंट से मतलब उसने अपनी जॉब करता है, वहाँ से उसने स्विच किया, जो भी है वो पेंशनर पे गया, तो उसके लिए उसकी पहले थोड़ी सी एज देखनी पड़ेगी, फिर उसकी पेंशन कितनी आती है पर मंथ, मतलब उसकी आजकल के दौर में उसकी 1-1.25 लाख तो होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, इतनी तो होती है इनकी। तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है। एज उसकी होती है राउंड अबाउट 60 से मतलब 55-60 के राउंड अबाउट होना चाहिए, तो वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है। और जहाँ भी उसकी पेंशन आती है उसको वही स्टेटमेंट निकालेगा, अपने पेंशन के फॉर्म देगा, तो वो हम उस तरह भी उनको देते हैं, ठीक है, स्टेट करते हैं जी। सही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकारी मुलाजिम के लिए तनख्वाह एटलीस्ट कितनी हो कि वो एलिजिबल हो? समझें ऑल्टो लेनी है उसने, गवर्नमेंट के लिए देखिए आजकल सैलरी एटलीस्ट 1 लाख तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना, क्योंकि गाड़ी आप 27 लाख की आल्टो ले रहे हैं, उसका जो रेंटल बनता है वो 70,000 5 साल में बनता है, तो एटलीस्ट 1 लाख तो होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे बैंक वाले हमें बताते हैं कि आप 2 लाख की सैलरी वाला लेंगे, एटलीस्ट आपकी 1 लाख सैलरी होनी चाहिए आजकल के दौर में गाड़ी लेने। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी लेना तो ज़ाहिर ज़रूरत भी है, शौक़ भी है, और अच्छी से अच्छी गाड़ी होनी चाहिए बंदे के पास, हर बंदे की ख्वाहिश है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि ये स्कीम्स सिर्फ़ और सिर्फ कारोबारी हजरात या सैलरीड पर्सन के लिए ही हैं, या ऐसा बंदा है, मतलब कारोबारी हजरात या सैलरीड पर्सन जिनके अकाउंट्स भी हों और स्टेटमेंट्स भी हों, ऐसा बंदा जो कारोबारी है या कहीं जॉब कर रहा है लेकिन वो कैश में डील करता है, उसके पास स्टेटमेंट कोई नहीं है किसी बैंक की, ना अकाउंट है ना स्टेटमेंट है, ऐसे बेशुमार लोग हैं यहाँ पे जो कि दे आर वेरी वेल ऑफ पीपल, तो उनका वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए हमारे पास अक्सर कस्टमर्स आते हैं, जी मेरा लाखों का बिजनेस है, करोड़ों की है, मैं लाखों की ट्रांजैक्शन पर मंथ में करता हूँ, लाखों दिन को कमाता हूँ, तो हम उससे पूछे स्टेटमेंट, वो कहते हैं स्टेटमेंट नहीं है, कोई और सोर्स, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, कारोबार में बड़ा अच्छा तगड़ा है उसमें। और बैंक का तो मुझे नहीं पता, हमारा बैंक उसमें भी कस्टमर को सपोर्ट करता है। अच्छा, उसमें इससे होता है कि हम उसकी एक इनकम एस्टिमेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, हम अपनी उसकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वहाँ से एक टीम से एक वो अपना वो इनकम एस्टिमेशन का जो बंदा आता है वो उसकी लोकेशन पे जाता है, उसका बिजनेस चेक करता है, उसकी पर मंथ की वो देखते हैं, सेल परचेज देखते हैं कारोबार की, फिर उसकी पर मंथ की निकालता है, फिर उससे ईयरली निकालता है। तो अगर उसका NTN बना हुआ है तो NTN के थ्रू उसका वो रेंट एग्रीमेंट शॉप का या बिज़नेस का जो भी है वो देख लेते हैं। अगर उसका वो रेंट एग्रीमेंट शॉप का नहीं बना तो उसका वो FBR से फाइलर है, तो वो चीज़ें सब कर लेते हैं। तो वो फिर इनकम एस्टिमेशन पे केस जाते हैं, अगर उसके केस स्ट्रॉन्ग है, उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो बंदा भी गाड़ी अवेल कर सकता है हमारे से। वेरी नाइस। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि हर उस सवाल का जवाब दिया जाए जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे थे। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूं कि अगर आपके जहन में वो इस्लामिक टच आ रहा है कि यार इस्लामिक है या नहीं,
सूद है या नहीं, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, वो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। अगर तसल्ली हो जाती है तो आप डेफिनेटली बैंक अल्फलाह की इन ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपको अच्छा यहाँ पे इनकी कोई स्कीम भी चल रही है अभी क्या? सबसे लोएस्ट रेट चल रहा है हमारे पास 17.85 हमारे रेट चल रहे हैं। और ये फिक्स्ड है 17 आप 3 साल पे फिक्स पे ले सकते हैं इस गाड़ी को। ठीक है, अगर आप डाउन पेमेंट अपनी ज़्यादा करें तो आप साल में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो 17.85 आई थिंक के आल मतलब मार्केट में अच्छा जा रहा है हमारा, वो सबसे कम जा रहा है, मतलब कम जा रहा है। ठीक है। पहले कितना होता है? 18 अबव था, साल डेट पहले ये 20 से भी ऊपर था। अभी फिर 18 पे 18 से अभी 17 की एक ऑफर चल रही है हमारी आजकल। काफ़ी कस्टमर्स अवेल कर रहे हैं इसको। तो आप लोग इस ऑफर से भी डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। विल वेट एंड विल रीड ईच एंड एवरी सिंगल कमेंट ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त निकाला। और मैं बड़े अरसे से इनके पीछे लगा हुआ था, बट ही इज़ टू बिजी, बट टुडे इज़ द डे कि हमें वक्त मिला और ही मेड दिस वीडियो पॉसिबल। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।